फिर से स्वागत है। हमने कल की क्लास के लिए बी का यूजेस पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पूरी ग्रामर का बहुत करवाने को जैसे लिया था। उसी सीरीज में हमने बी के यूजेस पढ़ लिया था कि बी का यूजेस कहाँ का होता है। तो यहाँ पढ़ेंगे फॉर्म ऑफ ई फॉर्म का यूज हम कहाँ और कैसे करेंगे, उसके बारे में यहाँ थोड़ा देर पाए। थोड़ी सी बी फॉर्म के बारे में बता देते हैं। बी एज ए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के लिए कौन कौन से थे? इज, एम और आर। ई किसके लिए होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लिए होता है। ई सिंगुलर के साथ आता है, एम आई के साथ आता है और आर प्लूरल के साथ आता है। और कौन से टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है? प्रेजेंट टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। दूसरा, बी एज ए वर्ब की सेकंड फॉर्म वॉज और वर होता है। वॉज सिंगुलर के साथ यूज होगा और वर जो है वो प्लूरल के साथ, और वो किस टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा? पास्ट टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। बी एज ए वर्ब थर्ड फॉर्म के साथ बीन होती है इसकी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी बीन। लेकिन फर्स्ट फॉर्म में आ जाएंगे इज आर एम, सेकंड सेकंड में आ जाएगी वॉज वर, और थर्ड फॉर्म की बात करें तो बीन आ जाएगा, और आईएनजी वाले में बीइंग हो जाएगा। और बीइंग हमेशा सभी कौन सा टेंस आता है? सभी कंटिन्यूअस टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब हम दो तरीके से पढ़ेंगे कि बी को हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज करेंगे और मेन वर्ब की तरह कहाँ का यूज होता है, उसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा? बी एज ए हेल्पिंग वर्ब। बी एज बी एज ए हेल्पिंग वर्ब। बी का यूज अब सहायक क्रिया के तौर पर कैसे करेंगे वहां पर नहीं। दो कंडीशन बनती है। फर्स्ट कंडीशन बनती है कि बी और बी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आए। ये कंडीशन ये हो जाएगी, ये कौन से टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा? ये कंटिन्यूस टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। इस प्रकार के एग्जांपल में क्या होगा? बी आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा हो सकता है कि बी आए और बी के बाद क्या आए? वी थ्री आए, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है? पैसिव को। एक्टिव पैसिव पढ़ते हैं, ये पैसिव वॉइस को इस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकता है। दो कंडीशन हो सकती है, और इसके साथ बी हमेशा किसकी? वी थ्री को रिप्रेजेंट कर रही होती है। बीन जो होती है वो हमेशा वी थ्री तरह होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म की तरह होती है। यानी कि फर्स्ट फॉर्म बी, बी की अभी जो मैंने बताई थी वो हो जाएगी। अब देखो, बी एज ए हेल्पिंग वर्ब के तौर पर क्या होगा? बी आ जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा, कंटिन्यू टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन कहीं भी बी फॉर्म दिखे और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखे तो वो कौन सा हो जाएगा? पैसिव वॉइस हो जाएगा। अब बी मैन वर्ब की तरह कैसे यूज करेगा? अभी मैं एग्जांपल दूंगा तो अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, बी एज ए मैन वर्ब। बी का यूज मैन वर्ब के तौर पर कैसे यूज होगा, या फिर उसके सेंटेंस का स्ट्रक्चर, ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर है बेसिकली, तो उसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या बन सकता है उसको देखते हैं। सबसे पहले बी आ जाए कोई, और बी के बाद क्या आ जाए? अपना कॉम्प्लीमेंट आ जाए। बी के बाद क्या आ जाए? कॉम्प्लीमेंट आ जाए। और वो किसकी किसकी तरह काम करेगा? वो लिंकिंग वर्ब की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा? लिंकिंग वर्ब की तरह। लिंकिंग वर्ब क्या होता है ये भी हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अब दूसरी कंडीशन हो जाएगी, बी आ रखा हो और बी के साथ क्या आ रखा हो? एडवर्बियल आ रखा हो, या फिर प्रीपोजिशन आ रखा है। एडवर्बियल या प्रीपोजिशन आ रखा है, वो इसको दर्शा रहे होते हैं, वो प्लेस या टाइम को दर्शा रहे होते हैं, और ये इसमें हो जाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब में हो जाएगा। इंट्रांजिटिव वर्ब को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। इंट्रांजिटिव वर्ब हमने पिछले में पढ़ा था कि ऐसा सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट को लेता हो, नहीं लेता हो इंट्रांजिटिव वर्ब, और जो लेता हो ट्रांजिटिव वर्ब। इसके अब एग्जांपल करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि बी के साथ कौन सी बी है, हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है या मेन वर्ब यूज हो रहा है। जैसे एक सेंटेंस में कह रहे हैं, राहुल इज प्लेइंग क्रिकेट। ओके, दूसरा हम ले रहे हैं, राधिका इज ब्यूटीफुल। चौथा ले रहे हैं, तीसरा कॉमन जो सेंटेंस हम लेते हैं वो वन, आई एम अ बॉय।
या और एग्जांपल लिख रहा हूँ कुछ फोर्थ वाला ले लेते हैं। The work was done by me। एक और लिख लेते हैं। Eight letters have been sent to Radhi। देखो अब एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे कहां पर एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है और कहां पे एज ए मैन। देख पहले वाला सेंटेंस देखो, राहुल इज प्लेइंग, देखो इज आया है और इसके बाद आईएनजी फॉर्म आई है, तो हम किसका देखो बी, यानी इज क्या है, बी फॉर्म है, समझो बी फॉर्म इज आर एंड वाज वर ये भी में शामिल हो जाएंगे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। बी वर्ब का अर्थ है इज आर एंड वाज वर और बी, ठीक है। यहाँ पर बी आया है और बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आया है, यानी कि ये किसकी तरह हो रहा है, एज ए हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, जबकि प्लेइंग क्या है, मेन वर्ब है। ये कौन से टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कंटिन्यू टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह राधिका इज ब्यूटीफुल, यहाँ देखो इज आया है लेकिन यहाँ पर आईएनजी फॉर्म नहीं आई है, इज आने के बावजूद भी आईएनजी फॉर्म नहीं आई है, इसका मतलब ये यहाँ पर किसकी तरह यूज हो रहा है, मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है, ना कि हेल्पिंग वर्ब की तरह। यदि हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होता तो यहाँ पर आईएनजी आता, और आईएनजी किसके साथ लगता है, वर्ब के साथ। जब ब्यूटीफुल क्या है, अपने आप में कॉम्प्लीमेंट है, तो ये दूसरे वाला जो है वो कैसे बैठ रहा है, बी प्लस कॉम्प्लीमेंट बैठ रहा है, यानी कि लिंकिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है, और यहाँ पर इसको हम क्या बोलेंगे, मेन वर्ब बोलेंगे, ना कि हेल्पिंग वर्ब। तो ये डिफरेंस होता है। देखो एग्जांपल के माध्यम से आसानी से समझा जा सकता है कि इसके साथ आईएनजी फॉर्म आई तो वो कंटिन्यू टेंस है और इज एज ए हेल्पिंग वर्ब होगा, लेकिन इज आरएम के बाद वर्ब ना हो और आईएनजी फॉर्म ना हो, इसका मतलब वो क्या है, एज ए मेन वर्ब है। तीसरा देखो, आई एम अ बॉय, हम लगातार बोलते, मैंने बताया था जब टेंस की एक सीरीज पढ़ा रहा था उसमें मैंने बताया था कि जो कंटिन्यू टेंस जो होता है वो क्या होता है, आपके टेम्परेरी होता है। लेकिन मैं एक लड़का हूँ, आप हमेशा बोलते हो ये मैं टेम्परेरी काम नहीं हूं ना, लेकिन यहाँ पर एम जो है वो कंटिन्यू टेंस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये एज ए मेन वर्ब यूज हो रहा है, और मेन वर्ब का अर्थ है ये किस टेंस को, प्रेजेंट सिंपल टेंस को रिप्रेजेंट करता है, और प्रेजेंट सिंपल टेंस हमेशा हमेशा परमानेंट वर्ब को दर्शाता है। तो इसके माध्यम से भी समझ सकते हो, और आगे ये भी देख सकते हो कि एम के बाद कोई वर्ब नहीं आ रखी है, यदि वर्ब आ रखी हो तो आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, अब वो क्या अपने आप में कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। एम क्या है, यहाँ पर एज ए मेन वर्ब है, ना कि हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि आगे क्या आ रखा है, कॉम्प्लीमेंट आ रखा है, आगे वर्ब नहीं आ रखी है। तो ये तीनों सेंटेंस समझ आ गए होंगे। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज हो रहा है, और यहाँ पर मेन वर्ब की तरह, और यहाँ पर भी मेन वर्ब की तरह। आगे वाला देखते हैं, द वर्क वाज डन बाय मी। देखो यहाँ पर वॉज वर्ब भी आया है और V3 आया है, और वॉज वर्ब और V3 कब आती है, देखो बी के बाद V3 आए तो उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, पैसिव वॉइस को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और यहाँ पर एज ए क्या होगा, एज ए मेन वर्ब। यहाँ पर वॉज जो है वो किसकी तरह यूज कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज कर रहा है, क्योंकि इज आ रहे हैं, यानी कि बी के बाद वर्ब आ रखी हो तो वो क्या हो जाएगा, एज ए हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, क्योंकि डू थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन, और डन इसीलिए आया क्योंकि ये क्या है, आपका पैसिव वॉइस है। ये कौन सा केस बन रहा है, पैसिव वॉइस का केस बन रहा है। एक्टिव पैसिव पढ़ाएंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, अच्छे से पूरा समझो, ठीक है। तब तक के लिए सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब की तरह कैसे यूज होता है और मेन वर्ब की तरह कैसे यूज होता है। अगला, 8 लेटर हैव बीन सेंट टू राधिका। देखो यहाँ पर ये बीन आया है, क्या आया है, बीन आया है, और उसके बाद वर्ब आ रखी है, और मैंने यहाँ पर बताया था कि बीन और वर्ब आ रखी हो तो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ये बीन किसकी फॉर्म है, इज आ रहे हैं, सॉरी बी की क्या है, थर्ड फॉर्म क्या है, बीन है, इसीलिए। आई होप ये सारा समझ आ गया होगा। एक बार वापस समझा देता हूँ, यदि कहीं पे आपको बी फॉर्म आते दिमाग में आपने ये आ जाना चाहिए कि इज आर एम प्लस वॉज वर्ब और बिन, यानी कि बी फॉर्म के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो तो वो किसको, बी जो होगा वो किसके तौर पर यूज होगा, हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज होगा, और बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रखी हो तो समझना वो पैसिव वॉइस है। अगला,
बी एज ए मैन वर्ब कहाँ कहाँ यूज होगा, बी के बाद कोई कॉम्प्लीमेंट आ रखा हो तो वो मैन वर्ब की तरह यूज हो रहा है, और बी के बाद कोई एडवर्बियल या प्रीपोजिशन या कोई प्लेस आ रखा हो तो वो किसकी तरह यूज होगा, एज ए मैन वर्ब। तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी, आगे बढ़ते हैं। आप पढ़ेंगे यूजेज ऑफ टू। अब हम डू का यूज करेंगे, डी का पढ़ लिया है, डी में एज आरएम वाला हो गया, अब डू वाला, ठीक है। एज ए हेल्पिंग वर्ब, एच की लिखा हूं इसका मतलब है हेल्पिंग वर्ब, ओके। हेल्पिंग वर्ब के लिए क्या का यूज करते हैं, टू मेक नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव sentences in present simple tense। आगे इसमें कंडीशन क्या होगी, कंडीशन होगी डू आ रखा होगा और डू के बाद बी बन जाएगा, ये क्या है, किसकी तरह यूज होगा, एज ए हेल्पिंग वर्ब। अब पढ़ेंगे एज ए मेन वर्ब, एज ए मेन वर्ब, एज ए मैन वर्ब में क्या आ रखा होगा, और डू के बाद क्या आ रखा हो, नाउन, तो वो किसकी तरह यूज हो रहा होगा, ये मैन वर्ब की तरह यूज हो रहा होगा। इस स्ट्रक्चर को आपको याद रखना है। एक और बात बता देता हूँ, इसकी सारी फॉर्म लिख लेता हूँ मैं, फॉर्म ऑफ डू इधर लिख रहा हूँ मैं, फॉर्म ऑफ डू, डू की फॉर्म V1 V2 V3 और V1 प्लस IN। V1 क्या हो जाएगा, डू या डज, V2 क्या हो जाएगा, डिड, V3 क्या हो जाएगा, डन, और V1 प्लस IN क्या हो जाएगा, डूइंग। इतनी बात क्लियर हो गई। देखो ये है डू की फॉर्म, ये है डू की फॉर्म। एक बार फिर बता देता हूँ, ये हेल्पिंग वर्ब भी है, मेन वर्ब भी है, इसीलिए हमें ये अलग से पढ़ना जरूरी होता है। देखो हमने क्या बातें क्लियर की कि हेल्पिंग वर्ब का यूज कब करते हैं, जब हम प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ते हैं, एफर्मेटिव सेंटेंस का यूज नहीं करते हैं, लेकिन जब नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाने होते हैं तब हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पर किसका यूज करते हैं, डू और डज का यूज करते हैं। डू करते हैं आई वी यू दे और प्लूरल के साथ, और डज करते हैं ही सी इट और सिंगुलर के साथ। ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। वर्ब की फर्स्ट, डू की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, डू या डज। डू की सेकंड फॉर्म डिड होती है, और डू की थर्ड फॉर्म डन होती है, और आईएनजी फॉर्म डूइंग होती है। इतनी बात क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो डू का मेन वर्ब की तरह कैसे यूज होगा, तुमको भी अब एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे तो आसानी से आपकी समझ आ जाएगा कि कैसे हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हो रहा है और कैसे मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है। अब एग्जांपल की बात करें, जैसे फर्स्ट वाला, आई डू नॉट लाइक। सेकंड, she does not attend meeting। थर्ड वाला,
फोर्थ वाला। ओके, ये एग्जांपल है जिसकी ध्यान से देखे आपको समझ आ जाएगा कि डू एज ए हेल्पिंग वर्ब का यूज हो रहा है और मेन वर्ब का यूज। देखो आई डू नॉट लाइक, आई डू नॉट लाइक, देखो ये कौन सा टेंस है, डू आया है और आगे वर्ब भी आ रखी है। ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है और ये क्या है, मेन वर्ब। तो यहाँ हम कह सकते हैं यहाँ डू का यूज किसके तौर पर हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब की तौर पर हो रहा है। और कौन से टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रेजेंट सिंपल टेंस को और नेगेटिव सिंपल टेंस को। आगे सी डज नॉट अटेंड द मीटिंग, सी सब्जेक्ट हो गया, डज आया है, नॉट आया है और अटेंड आया है, यानी कि ये वी है, वर्ब है, तो ये कौन सी वर्ब हो जाएगी, मेन वर्ब हो जाएगी और ये कौन सी हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। आगे सी डज हर वर्क, देखो यहाँ पर देखो सी सब्जेक्ट है, डज क्या है, वर्ब है, हर, हर वर्क आगे क्या हो गया है, उसका काम, नाउन आ गई। यहाँ पर ये क्या आ गया है, नाउन आ गई। और ये स्ट्रक्चर क्या कहता है कि यदि डू डज के बाद कोई नाउन आ जाए तो वो क्या, डू डज क्या नहीं होगा, हेल्पिंग वर्ब ना होकर क्या होगा, मेन वर्ब। यहाँ पर डू डज का यूज किसके साथ हो रहा है, मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है, ना कि हेल्पिंग वर्ब की तरह। आगे व्हाई डिड यू नॉट, देखो डिड डू की सेकंड फॉर्म में मैं बताया डिड है, तो यहाँ पर डिड यू आया है और उसके बाद वर्ब भी आएगी, तो यहाँ ये मेन वर्ब है और ये हेल्पिंग वर्ब है। तो डिड का यूज यानी डू का यूज यहाँ पर किसके तौर पर हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हो रहा है। मैं फिर बता देता हूँ, डू डज डिड ये तीनों हेल्पिंग वर्ब होते हैं जिसको आप किसके फॉर्म में पढ़ते हैं, वी डू हैव के रूप में पढ़ते हैं। ठीक है, आगे यू आया है, कैन यहाँ पर मॉडल्स आ गया और डू यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेन वर्ब की तरह यूज। कहने का मतलब सीधा है, यदि आपको डू के बाद कोई नाउन दिखे तो आपको उसको किसकी तरह यूज करना है, तो वो मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है। और डू से पहले डू के बाद कोई और वर्ब आ रखी है तो वो किसकी तरह यूज हो रहा होगा, वो हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हो रहा होगा। तो डू का यूजेज हमारा यही कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से वापस समझो, डू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रखी हो वो तो वो डू है इसके हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होगा। और डू के बाद कोई नाउन आ रखा हो तो वो किसकी तरह यूज होगा, डू एज ए मैन वर्ब। आगे आप पढ़ेंगे यूजेज ऑफ हैव। तीन फॉर्म बताई थी हेल्पिंग वर्ब, वी डू हैव लास्ट फॉर्म। ये भी दो तरह, एज हेल्पिंग वर्ब, एज दो तरीके से यूज होगी। ये भी हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होगी तब क्या होगा, हैव आएगा, हैव नहीं है जो दोनों सामने हैं, ठीक है। हैव के बाद क्या आ रखा हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रखी है। कौन से टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, प्रेजेंट परफेक्ट, या फिर कैसे भी डायरेक्ट हो सकते हैं, मैच परफेक्ट टेंस। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, परफेक्ट टेंस को बनाया होता है हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके अलावा हेल्पिंग मेन वर्ब की तरह कैसे होगा, हैव के बाद क्या आ रखा हो, नाउन आ रहा है, तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, टू शो पोजीशन, ये पोजीशन दिखा रहा होगा, ठीक है। या फॉर्म लिख देते हैं,
फॉर्म ऑफ हैव क्या हो जाएगा, हैज या हैव, इनकी हो जाएगी हैड, और इसकी क्या हो जाएगी, इसकी हो जाएगी हैड, और चौथी हो जाएगी हैव भी, हैविंग। चौथी मतलब ये कौन सी हो जाएगी, V1, ये V2, V3 और V1 प्लस IN, ये फॉर्म हो जाएगी हैव की। इसके अलावा हैव और डू के बहुत सारे यूजेज होते हैं। हैव के यूजेज अलग से पढ़ेंगे जब हम वर्ब को लंबे स्तर पर कवर कर रहे हैं। ये फिलहाल बेसिक है, ठीक है। अभी हमने कोई चैप्टर शुरू नहीं किया, आप सबका बेसिक पढ़ा रहे हैं, बेस तैयार करवा रहे हैं, ताकि आप ग्रामर को अच्छे से समझ पाओ। और ऐसे स्टूडेंट जो बिल्कुल इंग्लिश के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, वो बिल्कुल निचले स्तर से इस चीज को सीख पाए, ठीक है। इसीलिए ये सब कर रहा हूँ। अब देखो एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ एग्जाम्पल ले लेते हैं। She has not come to meeting. I have a car. Ram had his breakfast. They had a next. ओके, यहाँ पर थोड़ा सा हैव के यूजेस के बारे में देख लेते हैं। दो तरीके से यूज हुआ है, आपको डिफाइन करना है। सबसे पहले वाले सेंटेंस को देखो, ही हैज आया है और उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म आ गया। मैंने क्या बताया, यानी कि हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो वो हैव किसकी तरह यूज होगा, एज ए हेल्पिंग वर्ब की तरह। तो यहाँ हैज का देखो, हैव ही हैज का पार्ट है, ठीक है, आप कंफ्यूजन नहीं होना है। हैव वर्ब का अर्थ है, उसमें हैज, हैव, हैड और हैव शामिल है, ओके। तो यहाँ पर हेड के बाद वर्ब थर्ड फॉर्म आई है, जिसका मतलब ये एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है। और कौन से टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ही हैज नॉट गॉन टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जा सका, यानी कि इसको परफेक्ट टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे देखो, शी हैज नॉट कम टू स्कूल, यहाँ देखो हैज आया और वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, कम की थर्ड फॉर्म, कम होती है कम, कैम, कम, ओके। तो यहाँ पर ये किसकी तरह यूज हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब की तरह। और यहाँ पर ये क्या है, मेन वर्ब है, V3, यानी कि ये मेन वर्ब है दोनों, ठीक है। आगे आई हैव अ कार, देखो यहाँ पर हैव आया है और उसके बाद कोई भी वर्ब नहीं आई है, ये क्या है, नाउन, क्या है, नाउन। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी चीज को दर्शा रहा है कि मेरे पास एक कार है, इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, पोजीशन को दर्शा रहा है। तो यहाँ पर हैव जो है वो क्या है, मैन। देखो डिफरेंट समझो, हैज के बाद कोई मेन वर्ब आ रखी है तो वो किसको, वर्ब थर्ड फॉर्म आ रखी है तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है परफेक्ट टेंस को। लेकिन हैव के बाद जो नाउन आ रखा है तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर भी टेंस की बात करें, कौन सा टेंस होगा, इसमें रिप्रेजेंट सिंपल टेंस होगा, ओके। सो रिप्रेजेंट सिंपल टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, मेरे पास एक बात सिर्फ होने को दर्शाया। उसके बाद राम हैज हैड हिज ब्रेकफास्ट, देखो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि हैज और हैड दोनों एक साथ, क्योंकि दोनों हैव की फॉर्म है, क्योंकि दोनों साथ में कैसे आ गए, क्योंकि दोनों साथ में आने का कारण है, देखो राम सब्जेक्ट है, हैज और हैड हिज ब्रेकफास्ट। देखो हैव का अर्थ होता है इस चीज को कंप्लीट करने में, तो यहाँ पर हैज जो है वो हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हो रहा है और हैड जो है वो मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है।
तो ये दोनों की फॉर्म है, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब कैसे हुई? ये तो बी, ये तो हेल्पिंग वर्ब को दर्शा रहा है और ये किसको दर्शा रहा है? वर्ब की सेकंड फॉर्म को दर्शा रहा है। यहाँ पर या थर्ड फॉर्म को दर्शा रहा है, किसको दर्शा रहा है? वर्ब की थर्ड फॉर्म को दर्शा रहा है, क्योंकि हैव की थर्ड फॉर्म क्या होती है? हेड होती है। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? राम हैड ब्रेकफास्ट, राम अपना ब्रेकफास्ट कर चुका है। परफेक्ट टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए हमने हैज का यूज तो हेल्पिंग वर्ब की तरह पर किया और हेड का यूज किसके तौर पर किया? वर्ब की थर्ड फॉर्म की तरह यूज किया। आगे दे हैड ए कार, देखो दे हैड अ कार, सॉरी ए टैक्सी। अब आगे ये टैक्सी क्या हो गया? नाउन हो गया, हेड आ रखा है, ये पास्ट टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसके बाद उनके उनके पास एक टैक्सी थी। ठीक है, तो ये किसकी तरह यूज हो रहा है? तो सीधा सा सिंपल सा है कि यदि हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रखी हो तो हैव जो होगा वो हेल्पिंग वर्ब होगा, और हैव के बाद कोई नाउन आ रखा है तो हैव वाली फॉर्म क्या होगी? मेन वर्ब की तरह ट्रीट होगी, या फिर वो मेन वर्ब ही होगी। ये बात क्लियर हो गई? तो हमने डू और हैव को कंप्लीट कर लिया है। अब बढ़ते हैं आगे। हमने बेसिक पढ़ ली। हमने सबसे पहले किसको कॉल किया था? सब्जेक्ट को, उसके बाद ऑब्जेक्ट को, अब हमने वर्ब को अभी अभी कंप्लीट किया है। अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट। किसको पढ़ेंगे? कॉम्प्लीमेंट। तो अब हम कॉम्प्लीमेंट की तरह आगे बढ़ेंगे। ये तीन टॉपिक हमने कर लिए। सब्जेक्ट के बारे में पढ़ लिया, काम को करने वाला। ऑब्जेक्ट जो होता है जिसके ऊपर सब्जेक्ट के द्वारा किए गए एक्शन का इफेक्ट पड़ता है। वर्ब हमने पढ़ लिया, मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब क्या होती है उनकी स्टेटमेंट समझ लिया। अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट। तो मैंने बताया था सेंटेंस के 5 पार्ट होते हैं, उस 5वें पार्ट में अब चौथा पार्ट पढ़ रहे हैं कॉम्प्लीमेंट। तो अगला अपना हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्स। ये हिट्स डिस्क्राइब द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। कॉम्प्लीमेंट का अर्थ होता है पूरक, अपने आप में पूर्ण वाला। ये क्या करता है? या तो सब्जेक्ट के बारे में या ऑब्जेक्ट के बारे में हमें जानकारी दे रहा होता है कि सब्जेक्ट की कंडीशन क्या है। तो कॉम्प्लीमेंट क्या करता है? कॉम्प्लीमेंट क्या करता है? हमें सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देता है। वही क्या कहलाता है? अपना कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। कॉम्प्लीमेंट दो तरीके का हो सकता है। पहला हो सकता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। दूसरा हो सकता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यानी कि सब्जेक्ट को पूरा कर रहा है तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और ऑब्जेक्ट को पूरा कर रहा है तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट के हम एग्जांपल के माध्यम से और अच्छे से समझेंगे। एक और चीज कवर कर लेते हैं कि कॉम्प्लीमेंट क्या क्या हो सकता है। कॉम्प्लीमेंट में कौन कौन आ सकते हैं? जैसे हमने पढ़ा था सब्जेक्ट में नाउन आ सकता है, प्रोनाउन आ सकता है, उसी तरह एक एडजेक्टिव हो सकता है अपने आप में कॉम्प्लीमेंट, एक नाउन हो सकता है कॉम्प्लीमेंट अपने आप में, और अपने आप में एक प्रोनाउन हो सकता है। यानी कि कॉम्प्लीमेंट के ये पार्ट हो सकते हैं। अब हम
देखो, यहाँ पर एग्जांपल है, इसके माध्यम से आप समझ जाओगे। कॉम्प्लीमेंट किसी चीज को सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को पूरा करने का काम कर रहा है, या उसके बारे में हमें जानकारी दे रहा था कि वो क्या है, वो चीज क्या है, या फिर उनके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी प्रोवाइड कराता है। जैसे सुप्रा, सुप्रा यहाँ पर सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट। ठीक है। ईद का पुलिसमैन, सुप्राज एक पुलिस वाला है, तो ये पुलिसमैन जो है ये अपने आप में क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ये हमें किसी चीज के बारे में बता रहा है, इसके बारे में बता रहा है, सुप्राज के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है कि वो क्या है, पुलिसमैन। तो कॉम्प्लीमेंट क्या करता है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को पूरा करने का काम करता है, या उसके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी प्रोवाइड करवाता है। इसी तरह राधिका इज ब्यूटीफुल, ये राधिका के बारे में बता रहा है कि सुंदर है राधिका, राधिका को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, उसको उसके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है। तो मैंने बताया था एज ए या ब्यूटीफुल क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, एज ए एडजेक्टिव हो सकता है। और पुलिसमैन, पुलिसमैन सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, और ये भी राधिका के बारे में बता रहा है कि राधिका कैसी है, सुंदर है। तो यहाँ पर ये इसका काम कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। और वर्ब की यूज की तरफ भी देखो ना, यहाँ इज के बाद नाउन आ रखा है, इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये क्या है, कौन सी है, यहाँ पर ये मेन वर्ब, और यहाँ पर भी ये क्या है, मेन वर्ब। तो जहां जहां आपको जो फॉर्म है वो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की तरह यूज होती है, ठीक है, वहां कॉम्प्लीमेंट होगा। सी मेड मी आएंगे, देखो सी सब्जेक्ट हो गया, मेड वर्ब हो गया, मी। देखो यहाँ पर अच्छे से समझना, इतनी देर ये किसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, सब्जेक्ट के बारे में अधिक जानकारी दे रहा है। तो ये कौन सा हो जाएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। हमें कह सकते हैं कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, ये भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि ये सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। इस सेंटेंस को अच्छे से देखो, सी सब्जेक्ट हो गया, मैड मी, वो मुझे गुस्सा दिला रही है। तो यहाँ पर एंग्री होने का काम कौन, सी ना होके कौन हो रहा, मी है। यानी कि ये क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट की कॉम्प्लीमेंट बना रहा है, इसीलिए ये एंग्री क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। एंग्री अपने आप में क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट कौन सा है, ये है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कौन सा है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। या एंग्री सी को नहीं बता रहा है, खुद को बता रहे हैं, मुझे बता रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर मी के बारे में कॉम्प्लीमेंट, मी को पूरा कर रहा है, इसीलिए ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। सब्जेक्ट के बारे में बताए तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और ऑब्जेक्ट के बारे में बताए तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आगे, आई फाउंड हर ऑब्जेक्ट ऑप्शन, आई सब्जेक्ट, फाउंड वर्ब, और हर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। और अब्सेंट उसको पाया, यानी कि ये भी कौन सा हो जाएगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, अब्सेंट जो है वो हर के बारे में बता रहा है, और ये इसका कॉम्प्लीमेंट है तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है। आगे, इफ आई वर यू, इफ कंडीशन लग गई, आई सब्जेक्ट हो गया, वर क्या हो गया, यदि मैं तुम होती, तो यहाँ पर यू क्या है, कॉम्प्लीमेंट, कि मैं तुम्हारी जगह होता। आई वुडेंट लिव हर, तो मैं उसे नहीं छोड़ता। तो यहाँ पर ये कौन सा है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कौन सा है, यदि मैं तुम्हारी जगह, सब्जेक्ट वर्ब प्रोनाउन, तो प्रोनाउन आ रखा तो ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट बेसिकली सब्जेक्ट या वर्ब को, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को पूरा करने का काम करता है, उन्हें क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट। अब थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है कि कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट में फर्क क्या होता है। ऑब्जेक्ट में सब्जेक्ट के द्वारा किए गए एक्शन का इफेक्ट पड़ता है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दे रहा होता है, या फिर ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा होता है, उसका कोई एक्शन वगैरह नहीं हो रहा होता है। ये बात क्लियर होगी। अब यहां तक हमने कवर कर लिया, सब्जेक्ट पढ़ लिया, वर्ब पढ़ लिया, ऑब्जेक्ट पढ़ ली, और कॉम्प्लीमेंट पढ़ लिया। देखिए लिंकिंग वर्ब क्या होता है, तो वर्ब विच कनेक्ट द subject of a sentence with complement
वर्ड लिंकिंग। कुछ कॉमन लिंकिंग वर्ब है, जैसे बी में वो सारी आ जाएगी, जा रहे हैं वर्ब, सीन, अपीयर, फील, गेट, ग्रो, बिकम, etc। ये कुछ कॉमन लिंकिंग वर्ब है, तो एग्जांपल दे देता हूँ। ओके, लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब क्या करती है? वर्ब विच कनेक्ट टू सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से जोड़ने का काम करती है, उसे लिंकिंग वर्ब कहते हैं। लिंक करने का, जोड़ने का काम करते हैं। जैसे आई सब्जेक्ट है यहाँ पर, और टीचर क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। और इन दोनों को जोड़ने का काम यहाँ पर कौन कर रहा है? एम कर रहा है। तो एम को यहाँ हम क्या कहेंगे? लिंकिंग वर्ब। आप बोलोगे एम को तो क्लियर है कि बी जो है, बी में सारी फॉर्म आ जाती है, इधर वर्ब है। हमने टी से वर्ब नहीं। राम है, राम सब्जेक्ट है, और ऑनेस्ट क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। और इनको जोड़ने का काम वर्ब कर रहा है, ये लिंकिंग वर्ब है। ये दोनों क्या हो जाएगी? लिंकिंग वर्ब। ही वाज गेटिंग इमोशनल। देखो, ही सब्जेक्ट है, वाज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, ना कि लिंकिंग वर्ब। यहाँ पर वाज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। और गेटिंग जो है, ये मैंने यहाँ पर लिखा दिए, ये वाज आया तो आईएनजी साथ में लग गया। ये यहाँ पर क्या है? लिंकिंग वर्ब है। और ये इसका क्या है? कॉम्प्लीमेंट। ये कॉम्प्लीमेंट को जोड़ने का काम कौन कर रही है? ये गेटिंग कर रहा है। आगे, फाइनली ही गॉट। देखो यहाँ पर गॉट जो है, फाइनली आया है, ही आया है, जो यहाँ पर ये इनको जोड़ने का काम नहीं कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर ये लिंकिंग वर्ब नहीं। ये था लिंकिंग वर्ब का कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं। लिंकिंग वर्ब बेसिकली सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को जोड़ने का काम करता है। लिंक करने वाली वर्ब। एक और हमारा टॉपिक रह गया है, वो है एडवर्बियल। एडवर्बियल बेसिकली एडवर्ब की तरह ही है, उसी को रिप्रेजेंट कर रही होती है। एडवर्बियल बेसिकली दो चीज को बता रही होती है, प्लेस, प्लेस और टाइम को रिप्रेजेंट। प्लेस और टाइम को रिप्रेजेंट करने वाले वर्ब क्या कहलाते हैं? एडवर्बियल। टेंस में भी एडवर्ब नहीं बताया जाता, समटाइम्स, फ्यू डेज, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं? एडवर्बियल। तो एडवर्बियल एग्जांपल की माध्यम से समझते हैं।
देखो इसको समझो, आई सब्जेक्ट ले वर्ब ऑन द बेड, ये बेड के ऊपर लेट रखा है, बेड अपने आप में क्या है, एक जगह है, तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ही कैम, ही कैम यस्टरडे, यस्टरडे जो आया है बीते कल को, ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, आगे आई विल मीट नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक अपने आप में एक टाइम पीरियड को बताया है, तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। इसी तरह आगे देखो, ही ही इज इन द गार्डन, गार्डन कोई जगह है, कोई प्लेस है, उसके बारे में बता रहा है, वहां पर है, तो वो क्या हो जाएगा, एडवर्ब। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई, तो हमने सब्जेक्ट को कवर कर लिया, वर्ब को कवर कर लिया, ऑब्जेक्ट को कवर कर लिया, तो कॉम्प्लीमेंट को कवर कर लिया। अब थोड़े से 4-5 एग्जाम्पल देते हैं और उनको सभी पार्टों को अलग अलग करने का प्रयास यहाँ पर हम करेंगे। देखो कैसे, पहला एग्जाम्पल है, आई एम रीडिंग अ बुक। देखो इसमें आपको एलिमेंट्स अलग करने को बोले, या फिर सेंटेंस में क्या क्या भाग है उनको अलग करने को बोले, तो यहाँ पर आपको ऐसे कर सकते हो। आई यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। ठीक है, एम, एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, रीडिंग, रीडिंग यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब। ठीक है, और अब वो क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस प्रकार आप सेंटेंस के एलिमेंट्स को अलग अलग कर सकते हो, उसको पहचान सकते हो, उनकी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो, कौन सा है क्या है। एक और यहाँ पर एग्जाम करते हैं, ही इज माई ब्रदर। देखो ही यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट। ठीक है, इज यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब। ये हमने पढ़ा था, क्योंकि आगे आईएनजी नहीं आ रखा है, नई वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रखी है, तो इसके साथ ये और क्या किसका काम कर रहा है, लिंकिंग वर्ब का भी काम कर रहा है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। आगे माय ब्रदर क्या है अपने आप में, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसी तरह एक एग्जांपल देते हैं, जिनको आप करके दिखाना कि कौन कौन से एलिमेंट्स इसमें हैं। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। देखो आई यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, डू क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, नॉट नेगेटिव सेंस के लिए आया है, और मीट क्या हो जाएगा, मैन वर्ब हो जाएगा, और हिट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके एलिमेंट्स को आप कमेंट सेक्शन में बता दें। ओके, इसके एलिमेंट को आप अलग करके जरूर बताएं।